इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हमारा आपका इंटरेक्शन भी पॉसिबल नहीं था जैसे हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे मेन चीज़ है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपके सामने जो आ रही है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है जो आपके सामने आ रहा है। इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ये फ्लो हो रहा है, क्या चीज़ फ्लो कर रही है, क्यों फ्लो कर रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। अब ये मॉडल एटम्स, हम शुरू करते हैं एटम से। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका कैसा चार्ज है, न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन्स का कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के अगर दो प्रोटॉन्स हम लेते हैं तो वो क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, खैर, ठीक है। क्या होना है, रिपल्शन होना है, दूर जाएंगे ये, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन दो ले लें तो क्या करेंगे, ये तो अट्रैक्ट करेंगे ना, क्या होगा, ये भी रिपल्शन होगा, ठीक है। सेम चार्ज हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे, लाइक चार्जेस हैं देन दे विल रिपल। अच्छा, ये लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं दोनों ही केसेस में। अब क्या होगा, अगर हम हाँ, अब अट्रैक्शन होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं ना, इतना तो सबको बेसिक क्लियर है। जैसे ICSE वाले तो 9th में अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, CBSE वालों ने अपना 8th में पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम देखते चल रहे हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको याद है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी चार्ज की, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा ना, बताओ कैसे हुई थी, किसी को पता है, किसी को आइडिया नहीं, चलो अच्छा। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, हाँ हाँ, तो जानते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक, जानते हैं ना सभी लोग इसके बारे में, बस, हाँ हाँ, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में वही रहता है, बस माइनस साइन से प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इसीलिए न्यूट्रॉन का नाम भी न्यूट्रॉन है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब आते हैं मास पे, मास पे बात कर लेते हैं, पूछे जाते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11, इसको राउंड ऑफ करके आप 9 × 10⁻31 करके भी कुछ लोगों ने याद किया होगा, वो भी सही है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, किसी को याद है, मास ऑफ प्रोटॉन याद है किसी बच्चे को, कितना होता है, कोई आइडिया? अच्छा, अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास है या कम है, हाँ, ज़्यादा है, ठीक है। यानी प्रोटॉन भारी है, ठीक है, प्रोटॉन भारी है। कितना भारी होगा, कोई आइडिया है, कितना भारी होगा, मतलब 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 1800 टाइम्स, हाँ, नियरली 2000 टाइम्स भारी होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन देखने में, लिखने में वैसे ही लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनमें डिफरेंस होता है। मतलब ये होता है 1.6723 करके है, और ये आता है 1.674 समथिंग करके, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, यानी अगर आपसे पूछा जाए दोनों में, क्वेश्चन इस तरह का बना दें अगर, ट्रिकी क्वेश्चन, कि बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन भारी है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन भारी है, ठीक है। बहुत कम ही सही, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए प्रिसाइसली, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब यूनिट्स ऑफ चार्ज देख लेते हैं क्या है, क्या यूनिट होती है चार्ज की। अब इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज पता चलेंगी, ठीक है। एक कूलॉम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। एक यूनिट ये भी होती है कूलॉम की बात, चार्ज की। एक कूलॉम ESU में अगर उसको लिखना है, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलॉम भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। स्टैट कूलॉम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये एक ही बात है। एक कूलॉम को अगर आप ESU में लिखना चाहते हैं तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, 3 × 10⁹ ESU। अच्छा, मतलब ये कूलॉम की छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है, हाँ, छोटी, ठीक है, हाँ, तो बस बिल्कुल बिल्कुल, बस तो इसी को ध्यान रखना है, ये कूलॉम की काफ़ी छोटी यूनिट है। आगे चलते हैं, देखिए एक और यूनिट होती है EMU। अब EMU भी छोटी यूनिट है। अब EMU कितनी है, EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको एब कूलॉम भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब कूलॉम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है वो कूलॉम्स की कितनी है, 1/10 है, ठीक है, 1/10। अब यहाँ पे बताइए ये कूलॉम बड़ा है या EMU बड़ा है, हाँ, EMU बड़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कूलॉम की छोटी यूनिट है, ये कूलॉम की बड़ी यूनिट है, ठीक है।
ये तो सब जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कैसे आता है, आया कैसे, कैसे आया? मतलब ये कहाँ से लाया, मतलब ये जो भी तुम लोग बता रहे हो कहाँ से आया? ये है तो यही सही है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ से आया? हमने कैसे कैलकुलेट किया इसको? हाँ ठीक है, पता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, उससे ये कैसे निकाला हमने, बताइए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 क्या होता है? ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाँ, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाँ, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। यहां से N निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, बोलिए? Q अपॉन E आएगा। ठीक है, तो 1 कूलम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 1 हो जाएगा ऊपर, है ना, Q की जगह पे। नीचे क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ऊपर ले जाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, या इसको ऊपर ले जाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे, कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आएगा ना तुम्हारे पास। अगर आप यहाँ से 10 निकाल लीजिए तो 1.6 यहाँ है, ये हो जाएगा 10 पूरा 18, ये 100, तो 16 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ से। तो ये यहाँ से आया है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो Q इज इक्वल टू NE से निकालेंगे हम। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये एक बात बताइए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पूछ ले हमसे एक मोल में कितने, अच्छा मोल वर्ड कहाँ सुना है तुमने, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सबने मोल वर्ड सुन रखा है, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको सुनना बाकी है, बताइए जरा। सबने सुन रखा है मोल, क्या सुना है? हाँ, मोल होता क्या है, मोल मतलब क्या? हाँ, जैसे कि अगर कोई अगर तुम उसको किसी और से मिसाल देना चाहो, एग्जाम्पल देना चाहो तो किससे दोगे? जैसे कि हाँ, डजन, बिल्कुल सही। एक दर्जन में 12, हाँ 12, एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो नंबर को दिखा रहा है, तो ऐसे एक मोल में कितने केले आएंगे? हाँ, जिसको हम लोग आवागाड्रो नंबर ही बोलते हैं शायद, हैं? हाँ हाँ। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो क्या बनेगा? केमिस्ट्री लगा के बताओ खाली, क्या बनेगा? वहाँ क्या बताते थे फॉर्मूला? आवागाड्रो नंबर अपॉन या इनटू, अरे हाँ इनटू, ये होता था आवागाड्रो नंबर इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आपको अगर ये पता करना है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा तो क्या करेंगे आप? उसके आवागाड्रो नंबर को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। बोलो, क्लियर है ना? बिल्कुल केमिस्ट्री वाला ही फॉर्मूला लगा, अगर आप ध्यान से दें, समझे तो। अगर आपसे पूछ लेता है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो आप जैसे 1 मोल के लिए वहां कैलकुलेशन करते थे, सेम कैलकुलेशन यहां करेंगे। आवागाड्रो नंबर को लाना पड़ेगा क्योंकि मोल आया है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा क्योंकि वो चार्ज के बारे में ही पूछ रहा है हमसे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा? क्या रखें सबसे पहले? आवागाड्रो नंबर क्या रखें? ये रखें 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कितना दे देगा हमें? इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? देखो 16 6 कितना होता है? 96 होता है। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट करने का तरीका सीखो। 16 6 96। अब 96 इधर बचेगा और इधर देखिए 10 टू द पावर 23 और -19 से कट के कितना बचेगा हमारे पास?
1000 1000 10,000 10,000 4 जीरो बचेंगे ना यहाँ पे, इसका मतलब 96 के आगे 4 जीरो मिलेंगे आपको अप्रॉक्सीमेट। अगर आप ओरली देखो कुछ ऐसा आएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली ये 96 नहीं था, 9.6 था ना, 1.6 इंटू 6 कर रहे थे, तो 9.6 होगा, तो 4 जीरो में से एक तो उसके 9.6 के जीरो उसको पॉइंट को ही बैलेंस कर देगा, बाकी ये आएगा। ये वैल्यू है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्रॉक्स वैल्यू है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पूछा जाता है तो हमारी ये वैल्यू निकल के आती है। इसको आप डायरेक्ट भी याद रखना है आपको कि अराउंड आपकी 96,000 के अराउंड रहती है इसकी वैल्यू। इसको एक और बहुत स्पेशल नाम से जाना जाता है और वो नाम पूछा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 फैराडे, क्योंकि फैराडे भाई साहब ने ये सब बताया था, तो इसको बोला जाता है 1 फैराडे। किसको? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक शॉर्ट नेम है। क्या नाम है उसका? 1 फैराडे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मास और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चार्ज आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मास भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और यही रीज़न है किस चीज़ के लिए कि चार्जेस जो है वो दोनों तरह के होते हैं, इसलिए वो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों शो करते हैं। मास दोनों तरह का नहीं होता, इसलिए मास सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है? अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। मास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। अगली बात कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब ये होता है कि आप कोई नया चार्ज पैदा नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब ये है, आपको पता है ना, एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो वो एटम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। बोलो, एक एटम के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और सारी दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम हैं, हम हैं, आप हैं, हम सबके अंदर चार्जेस हैं या नहीं है? बताइए, हैं? है ना भाई, हमारे एटम में होंगे ना, लेकिन क्या है, हमारे अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या है? हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, हम सारे ही। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे दुनिया में, वो सब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज, एक नया चार्ज आप यूनिवर्स में बना नहीं सकते और ना ही वहां से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा बताओ, मास भी कंजर्व होता है क्या? क्या मास भी कंजर्व होगा? हाँ होगा, हैं? मास कंजर्व नहीं होता है। अब तक तो यही पढ़ते थे मास कंजर्व होता है, लेकिन हमने आप लोगों को लास्ट ईयर उसका इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पढ़ाया था। याद है किसी को? इक्विवेलेंस प्रिंसिपल संडे वाली क्लास में होता था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, नहीं याद है? ठीक है। आइंस्टाइन ने आके बताया हमको कि मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और मास डिस्ट्रॉय होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में, ठीक है। हाँ, तो मास कंजर्व नहीं है, ठीक है। मास आपको डिस्ट्रॉय होकर उतने ही अमाउंट में एनर्जी दे देगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? हाँ, क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि वो एक फिक्स पैकेट में पाया जाता है। जैसे कि केला लेने आप गए, आप एक केला ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 दर्जन ले सकते हैं, 2 दर्जन ले सकते हैं, सारे पॉसिबल हैं। लेकिन क्या आधा केला मिलेगा? बोलो, नहीं मिलेगा। आधा केला नहीं मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, 3.5 नहीं मिलेगा, है ना? बोलो, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है वैल्यूज। तो केला जो है वो क्वांटाइज्ड है, इंटीग्रल मल्टीपल है। 1 2 3 में आप जाएंगे आगे तो मिलेगा आपको। चार्ज के साथ भी ये दिक्कत है। चार्ज के साथ ये है कि चार्ज जब आप देखेंगे चार्ज को, तो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है। चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, ये इसका एक पैकेट है। अगला पैकेट बनाना है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 पैकेट चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -19 बदलेगा या 1.6 बदलेगा? क्या बदलेगा? 1.6। इसका मतलब 1.6 का टेबल चलता चला जा रहा है, 1.6 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। इसका मतलब चार्ज, आप जब भी चार्ज को लेंगे तो 1.6 के मल्टीपल होना चाहिए, नहीं? बताइए। हाँ, चार्ज हमेशा 1.6 का मल्टीपल होगा, याद रखिएगा। और 10 टू द पावर -19 तो रहेगा ही साथ में, ये ऑब्वियस सी बात है। जैसे हम आपसे पूछें अगर कि 5.4 इंटू 10 टू द पावर -19, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? करेगा?
यार ये 16 का टेबल याद करो तुम लोग, 16 के टेबल में आता है 54, नहीं आता है ना, तो कैसे करेगा, नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है, बोलो। अच्छा 6.4 करेगा, हाँ 6.4 करेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ 11.2 करेगा, अब कुछ लोग टेबल लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे इतने टाइम पे, कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे ना, करेगा ये नहीं करेगा। अबे 16 7 112 होता है, 16 7 112 होता है, तो 112 भी तो है ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलो। 4.8 करेगा, हाँ करेगा, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, गलत नहीं करना। अच्छा बताइए 7.2 करेगा, 7.2 70 नहीं करेगा, हाँ ठीक है, सही है, समझ गए। ठीक है, तो ये जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें बस इतना याद रखिए कि 1.6 के मल्टीपल में मिलेंगे चार्जेस, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे ही बनते हैं। वो आपका चेक करेंगे कि आप ये चीज़ आप जानते हैं नहीं। ये जो फॉर्मूला है ना Q = NE, इसमें N जो है वो क्या होता है, N क्या होगा इसमें, N हमेशा क्या लिया जाएगा, नहीं अरे यार N जो है वो क्या लिया जाएगा, N को आप क्या लेंगे, N को 1 2 3 4 ऐसे लेंगे बस खाली, ठीक है। N हमेशा 1 2 3 हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स में ही रहेगा, ठीक है। और E है क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आगे चलते हैं, मास क्वांटाइज्ड है या नहीं है ये हम जानते नहीं है मास के बारे में। अगर मास के बारे में क्वेश्चन आता है देन वी विल राइट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी फाइनलाइज्ड और एस्टैब्लिश्ड। क्वांटाइजेशन अभी मास का हुआ नहीं, क्योंकि जब भी कोई छोटा लिया जाता है उससे फिर डिस्कवरी हो जाती है, कुछ और मिल जाता है। अब देखिए एटॉमिक मॉडल जो बोर वाला, सॉरी बोर नहीं, कौन थे सबसे पहले, डाल्टन वाला जो मॉडल था, डाल्टन ने क्या कहा था, इंडिविजिबल है ना, तो सबसे छोटा क्या था, पैकेट एटम था। उसके बाद जब पता चला सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, सबके बारे में पता चला। तब तक हम लोग यही पढ़ रहे थे। अब हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं ना, सुना होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी तो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, हाँ, तो ये मतलब उससे भी छोटा आ गया। तो ये चीज ऐसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन भी इससे बने होते हैं, क्या चीज, हाँ स्टैंडर्ड मॉडल जो आया है उस स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने हैं, ठीक है। प्रोटॉन भी उनसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इवन न्यूट्रॉन भी उससे छोटे। अब जैसे हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमेशा E या 2E या 3E रहेगा ना, अभी बोला ना क्वांटाइजेशन में यही बोला ना हमने, क्वांटाइजेशन में यही बोला ना, E रहेगा या 2E रहेगा। भैया N को 1 2 3 लोगे तो E 2E 3E यही तो आएगा भाई, 1.6 या 3.2 या 4.8 यही सब आएगा, यही बोला है ना अभी बोलो। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई क्वार्क वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करे तो कहेगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो दो तरह के क्वार्क से मिलकर बना होता है, 1/3 और 2/3 वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग जाता है। तो वहाँ पे अगर तुमसे कोई कहे कि ये भी तो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे पॉसिबल है, ये इस तरह से, तो हम ये अभी इसलिए नहीं मानते क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं डाली गई है ना, अभी इनिशियल लेवल पे हमें पढ़ना है। तो इनिशियल लेवल पे हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि ये इसके आगे चीज़ें बहुत पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी जब दो चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए ये बात समझना जानना जरूरी है, लेकिन सिलेबस के लिए हमें ये याद रखना है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है अभी भी, ठीक है। अभी भी ये फ्रैक्शन वाली चीज़ें हमें नहीं लेनी है यहाँ पे। तो हम कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं आज, इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रह गया है, इलेक्ट्रॉन भी छोटे छोटे और पार्टिकल से मिलकर बना, जिसको क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। कभी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे तो आपको बताएंगे स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, उसमें कैसे कैसे जो है वो बाकी पार्टिकल्स के क्या नाम लिए गए हैं, जैसे आपका प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ठीक है, ग्लूऑन्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रेविटी के लिए ग्रेविटॉन है। तो ये मास क्वांटाइज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि मास का सबसे छोटा पैकेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज के साथ हमेशा मास रहेगा। देखिए चार्ज जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की, चार्ज के बगैर कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कह सकते हैं आप, यानी हर मैटर के अंदर कहीं ना कहीं चार्ज होगा। अब एक चार्ज ये है कि बॉडी के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं। यहाँ पे जो चार्ज की बात की जा रही है वो ये है कि जब आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डाल दें, तो क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें किसी एटम से तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, बताओ,
हाँ पॉजिटिव। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डाल दें तो कैसा चार्ज होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो चार्ज्ड बॉडी कहलाती है वो कहलाती है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ जाए। अच्छा, बैलेंस बिगाड़ने के लिए आप प्रोटॉन ना निकाल सकते हैं ना दे सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही दे सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्रोटॉन डोमिनेट कर जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिस भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा हो या कम हो वही चार्ज्ड बॉडी कहलाती है। तो ऐसी हर एक बॉडी के पास मास जरूर होगा, बगैर मास के वो एग्जिस्ट कैसे करेगी, तभी लिखा हुआ है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। भाई मास तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होगा नहीं होगा, बोलो, उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन का अपना मास होगा नहीं होगा, न्यूट्रॉन का मास होगा ना। तो ये तीनों चीजें उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई बॉडी बगैर मास के चार्ज लेकर बैठी हुई है? ऐसा कोई चार्ज आप जानते हैं जो मासलेस हो? नहीं जानते ना, बोलिए, मासलेस चार्ज के बारे में नहीं जानते ना हम लोग। तो इसका मतलब ये है कि इफ देयर इज अ चार्ज देन देयर विल बी मास, ठीक है। यहां पे बताइए क्या यहां के लिए वाइस वर्सा ट्रू होगा ये जो भी हमने देखा? नहीं होगा, क्योंकि हम और आप भी तो मास हैं, लेकिन क्या हम चार्ज बॉडीज हैं? नहीं। तो मास कैन रिमेन विदाउट चार्ज, क्या बोल सकते हैं ऐसा? बोलो, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बस ये बात समझने वाली है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। देखो नेट चार्ज की जो बात की जा रही है वो वही डिसबैलेंस को दिखा रहा है जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरी ना करे, यही मतलब हुआ ना। इनवेरिएंट है यानी जो वेरी नहीं करता, वेरी करना मतलब होता है बदलना, यानी जो बदले ना, यानी जो कांस्टेंट हो। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज नहीं बदलता है। चार्ज नहीं बदलता है इसका क्या मतलब है? चार्ज हमेशा जितना है उतना ही रहेगा। जैसे 5 कूलॉम का चार्ज है, उसको आप कहीं पे भी ले जाइए वो 5 कूलॉम का ही रहेगा। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता है, मास वेरी करता है। आपको पता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाए, स्पीड ऑफ लाइट से चलता रहे, तो उसका मास चेंज होगा। सुना है? मास चेंज हो जाता है, हाँ, तो मास उसका बदल जाएगा, ठीक है। क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? हाँ, मास बढ़ने लगेगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बॉडी के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना नामुमकिन है, क्योंकि उसका मास कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है? किसी को फॉर्मूला याद है? क्या होता है? अरे बताओ भाई, मास का फॉर्मूला क्या होता है अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा? m0 अपॉन क्या होता है? 1 - v² अपॉन c²। ये सुना है? ये आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये जो v जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो सोचो 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा ना, c ऊपर भी आ जाएगा, c नीचे भी आ जाएगा। तो 1 - 1 0, तो रूट 0 0 हो गया। तो m0 अपॉन 0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। अरे 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है ना, बोलो 1 अपॉन 0 ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो उसका मास कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी को पहुंच रहा है, जो कि नियर इम्पॉसिबल है। इसलिए कह दिया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर पाना, पकड़ पाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मास कहाँ पहुंच जाएगा फैल के। तो कहने का मतलब ये समझाने का कि मास जो है वो वेरी कर सकता है अगर आप उसकी मोशन को बढ़ा दें। लेकिन अब यहाँ पे सुनो, अगर हम दो बॉडीज को दौड़ा रहे हैं, दो बॉडीज हैं, ठीक है, मान लीजिए एक है m1 एक है m2, ठीक है, और इसके ऊपर +5 कूलॉम का चार्ज है, ठीक है। तो और ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट से चल रही हैं। तो स्पीड, और मान लो या m1 खाली स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो m1 का जो मास है वो तो m2 को चेंज होता हुआ दिखेगा अगर वो स्टेट ऑफ रेट से देख रहा होगा। लेकिन क्या ये 5 कूलॉम चार्ज ही बदलेगा अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को पकड़ेगा? तो चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है चार्ज में कोई चेंज नहीं आने वाला है किसी भी तरह का, ठीक है। तो मास चेंज होता है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब ले जाते हैं, लेकिन चार्ज नहीं बदलते का। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज का इससे कोई लेना देना नहीं कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये नोट्स तो पहुँच ही जाएंगे आपके पास। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, हम लोग आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब चार्ज है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है।
ठीक है। तो ये चार्ज बॉडी इस पे कैसे फोर्स लगाती है, एक डिस्टेंस से कैसे खींच लेती है उसको, कांटेक्ट वाला तो बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन अगर कोई दो चीज़ें दूर रखी हुई हैं उसके बाद भी वो एक दूसरे को खींच लेती हैं, तो कैसे खींच लेती हैं, इसको बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। जैसे आप कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी, अब ऊपर नीचे से ज़मीन उसको खींचने तो आ नहीं रही है, यानी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में ऐसे बीच में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। आप ये मार्कर अगर छोड़ते हैं तो मार्कर नीचे आ रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मार्कर को यहाँ से पकड़ के नीचे ले जा रही है? भाई नहीं है तो क्या है, भूत है क्या यहाँ पे कोई? ऐसा तो नहीं है ना। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मार्कर को आपने छोड़ा और मार्कर आके ग्राउंड पे टकराया? भाई कौन लेने आया था इसको यहाँ पे? चलो हमें दिखा नहीं, लेकिन होना तो चाहिए। क्या था? हाँ, वो फील्ड थी, वो एरिया ऑफ। अब ये इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मतलब हम लोग इसको अच्छे लेवल पे समझते हैं। फैराडे ने बताया था हमको सबसे पहले, ये फैराडे ने बताया था। फैराडे की हिस्ट्री बड़ी अजीब है। फैराडे को मतलब डेरिवेशन समझ में नहीं आते थे, बिल्कुल न्यूटन का अपोजिट थे समझ लो वो। न्यूटन बड़े हर चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते थे, ठीक है। और उन्होंने केपलर के लॉज को भी मैथमेटिकली समझाया, ठीक है, वरना केपलर के लॉज में बहुत कमी आती, केपलर समझा ही नहीं पाए ऐसा क्यों होता है, न्यूटन ने समझाया। लेकिन फैराडे क्या थे, फैराडे को ये सब डेरिवेशन समझ में नहीं आते, तो स्कूल भी नहीं गए थे कभी भी। उनको क्या था, वो खाली अपनी लॉजिक अप्लाई करते थे, थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे और चीज़ों को डिराइव कर देते थे। तो फैराडे ने सबसे पहले ये बताया था कि इसका मतलब ये, न्यूटन ये कहते थे स्पेस चेंज नहीं होता है, यानी हमारे आसपास जो स्पेस है वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, वो बदलता नहीं है। तो फैराडे ने सोचा कि अगर स्पेस नहीं बदलता है तो फिर दो चीज़ें एक दूरी पे रखी हुई हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? और बहुत अच्छी सोच थी ये। लॉजिक जितना ज़्यादा आप लगाएंगे चीज़ों में, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। तो ये फैराडे का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने कि उन्होंने सोचा कि भाई दो चीज़ें अगर एक दूसरे को एट अ डिस्टेंस अट्रैक्ट कर लेती हैं, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे वो चार्जेस हों, या वो ग्रेविटेशन में सेब का ऊपर से नीचे गिरना है, तो कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि बीच में कोई मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमें दिख तो नहीं रहा है लेकिन वो कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि स्पेस चेंज किया जा सकता है। अब पहली बार न्यूटन, कहीं ना कहीं न्यूटन की जो थ्योरी चली आ रही थी उसको उन्होंने उससे अलग हट के सोचा। तो स्पेस को चेंज किया जाता है। अब स्पेस को चेंज करता कौन है? उसके लिए उन्होंने बताया कि हर एक चार्ज के अराउंड एक फील्ड होती है। ऐसे ये फील्ड क्या करती है, अपने आसपास मौजूद जो स्पेस है उसको चेंज करती है, और फिर वो जो स्पेस है, जो स्पेस मौजूद था वो चेंज हुआ, और इसके अराउंड जो स्पेस है, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड ने स्पेस को चेंज किया, और फिर वो मॉडिफाइड स्पेस जो है वो जाकर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। और इसकी एनालॉजी को आप उससे स्पेस को चेंज करने का मतलब ये है कि स्पेस एक फैब्रिक की तरह है। फैब्रिक समझते हो ना, जैसे कपड़ा होता है, ठीक है, जैसे कपड़ा है, आपने कपड़े को कहीं पे ऐसे लगा के टेंशन से ऐसे मान लीजिए आपने अब जैसे चादर होती है ना, चादर को आप एक चारों कोनों को बांध दीजिए, ठीक है, बांध दीजिए तो बीच में टेंशन हो जाएगी ना ऐसे। तो अब आप खुद ही सोचिए कि एक कॉर्नर पे अगर आप ऐसे हाथ मारिए तो उसकी जो, जैसे पानी होता है, पानी में आप एक जगह हाथ मारिए तो रिपल्स दूर तक जाती हैं। तो वो रिपल्स को दूर तक कौन ले जा रहा है? मतलब वो एक फैब्रिक की तरह काम कर रहा है। एक जगह आपने डिस्टर्ब किया तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो भी थे वो सब हिले, वहां से वाइब्रेट हुए, और उन्हीं की वजह से दूसरी जगह तक, एक से दूसरी जगह पर आपका जो इफेक्ट था, वाइब्रेशन था, वो पहुंच गया। सेम स्पेस के साथ भी वही केस है। स्पेस एक फैब्रिक की तरह है, हमें दिखता नहीं है लेकिन वो फैब्रिक की तरह है पूरी तरह। स्पेस और टाइम का फैब्रिक बना हुआ है हमारे चारों तरफ, जहाँ पे भी हम लोग खड़े हुए हैं अभी भी। तो अभी भी मैं जैसे ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये माइक से, ये वायरलेस से सारी चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं। तो ये कैसे पहुँच रही हैं? अगर स्पेस में कोई ऐसी चेंजिंग, मतलब चेंज होने वाली चीज़ नहीं है तो फिर पहुँचाएगा कौन? तो उन्होंने बताया कि स्पेस टाइम का एक फैब्रिक है, उसको मॉडिफाई करती है फील्ड। फिर वो मॉडिफाइड स्पेस जो होता है वो आपका जो दूसरा चार्ज है उस पे जाके फोर्स लगाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में होता है। पानी में आप दो बॉल्स डाल दीजिए, ठीक है, और एक बॉल को ऐसे यहां से हिलाएंगे अगर आप, तो पानी की रिपल्स आगे क्रिएट होती जाएंगी और दूसरी बॉल को भी हिला देती हैं। ये समझ में आ रहा है ना? बस फर्क इतना है बेटा कि पानी हमें दिखता है और स्पेस हमें दिखता नहीं है, ठीक है। मतलब इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कोई पॉसिबल नहीं था इसका। तो और ये बात आगे जाके आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से मतलब प्रूव भी की, और आइंस्टाइन ने आके बिल्कुल न्यूटन की जो ग्रेविटी को एज अ फोर्स उन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो उसको बिल्कुल जाके डिस्ट्रॉय कर दिया कि फोर्स है ही नहीं ग्रेविटी। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे एनिमेशन से कि कैसे उन्होंने प्रूव किया था कि वो फोर्स नहीं है, और बहुत अच्छा एनालॉजी है, उससे आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। उससे ब्लैक होल को एक्सप्लेन किया जा सकता है।